गुड मॉर्निंग क्लास। माई की बेसिक क्वेरीज का हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में वेयर क्लॉज को समझाया कि वेयर क्लॉज मतलब वेयर कंडीशन कहाँ पर वर्क करती है और उसके वर्किंग करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, नल क्लॉज के साथ में हम उसको कैसे यूज़ लेते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताई। इसके बाद हम लोग अपना एक स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ऑपरेटर्स। माई में बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ में आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे कि हम बात करें, बहुत सारे माई में अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल बताती हूँ, एक देखो प्लस इक्वल साइन वाला नहीं, एक देखिए प्लस ऑपरेटर होता है ना, एक माइनस ऑपरेटर होता, सॉरी माइनस ऑपरेटर होता है, ठीक है। एक इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है ना। इसके साथ में एक हमारे पास डिवाइड वाला ऑपरेटर होता है। मतलब अगर हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में बेसिकली हमारे पास ये कुछ ऑपरेटर होते हैं। इसके साथ में एक मॉड्यूलस ऑपरेटर भी होता है, ठीक है। ऑपरेटर का मतलब कंजक्शन करने वाला, किसी भी दो ऑपरेंड्स के बीच में अगर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है तो ये कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जो कि उसके बीच में स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हम माई में पढ़ेंगे। इसको हम डायरेक्टली किसी टेबल में भी यूज़ ले सकते हैं, या फिर इसके साथ में सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में हम डायरेक्टली इसको यूज़ ले सकते हैं। देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज़ लेंगे, मैंने लिखा सेलेक्ट और मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं लगाया, सिंपल 5 + 7 - 9 और फिर उसके बाद में सेमीकोलन लगा दिया। तो आप देखेंगे कि इसका आउटपुट आपको रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ये जो 5 + 7 - 9 है, ये एक अर्थमेटिक ऑपरेशन बन गई। इसमें किसको किससे ऐड करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये सभी चीज़ें माई में अर्थमेटिक ऑपरेटर उसे डिफाइन करके बताता है। लेकिन ये तो बात हो गई डायरेक्टली सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन को करने की। अगर हम बात करें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर किसी टेबल में कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पुरानी टेबल को, अगर आप पुरानी टेबल में करना चाहते हैं तो आप पुरानी टेबल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पुरानी टेबल को यूज़ करके देखें, चलो उसमें कर लेते हैं। तो हमने लिखा सेलेक्ट एस नेम, सिंपल एस नेम देखना चाहते हैं हम लोग, एस नेम कोमा अर्थमेटिक ऑपरेशन है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम लोग किसी ऐसे फील्ड को सेलेक्ट करके उस पर ऑपरेशन लगाएंगे जिसमें न्यूमेरिक डेटा हो, इंटीजर फॉर्मेट का डेटा हो। तो क्लास में इंटीजर फॉर्मेट का डेटा था, सपोज कीजिए मैंने कर दिया क्लास +3। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो पुरानी टेबल में क्लास में जो एलिमेंट ऐड किए थे, जो डेटा मैंने इंसर्ट कराया था, उसमें सभी में +3 होकर आ जाए फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट। ओके, तो आप देखेंगे कि जो अपनी पुरानी टेबल थी, जिसमें कमल की क्लास जो थी वो 9th थी, वो 12th हो गई है। जतिन की क्लास जो थी वो 8th थी, वो 11th हो गई है, और गिन्नी की कोई क्लास ही नहीं थी। दैट मीन्स ये जो आपका स्टेटमेंट है, जैसे मैंने क्लास +3 किया है, दैट मीन्स ये एक अर्थमेटिक स्टेटमेंट है जो हम किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ में जो भी आपने डेटा एंटर किया है, उसके साथ में आपने जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। इसके साथ में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जो भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, आप सभी ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम, बहुत टाइम हो गया इस पुरानी टेबल से चलते हुए, हम एक वापस से नई टेबल बनाते हैं। देखते हैं टेबल बनाना तो नहीं भूल गए आप। तो हम करते हैं क्रिएट टेबल। सपोज कीजिए मुझे एक एम्प्लॉय की टेबल बनानी है, तो मैंने लिखा EMPLOYEE एम्प्लॉय। आप सभी भी अपनी नोटबुक में बनाइए, देखिए भूले तो नहीं आप। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और मान लो मुझे उसका नाम लेना है सिंपल, तो मैंने लिखा नेम, और नेम किस में जाएगा, कैरेक्टर में, है ना, कैरेक्टर में जाएगा। तो हमने लिखा 10, ये उसका साइज है उसके नेम का। इसके बाद हम लोगों ने लिखा कि एम्प्लॉय की ब्रांच क्या है,
हमने लिखा BRANCH, और ब्रांच भी उसकी कैरेक्टर में है तो हमने डाल दिया उसी को भी कैर में, और उसकी ब्रांच का साइज़ भी हमने 10 डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद एक हम लगाते हैं सैलरी, और सैलरी जो है उसकी वो इंटीजर में मुझे बतानी है, और इंटीजर में मैंने उसका साइज़ डाल दिया 20। भाई मे भी ऐसा हो सकता है कि किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी टेबल बन गई है। अब हम एक बार देख लें टेबल को, DESC, और टेबल का नाम EMPLOYEE। ओके, तो जैसे ही हमने हमारी टेबल देखी 3 कॉलम हैं। ऐसा ना सोचे कि मैम हमेशा 3 कॉलम बनाती है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितने कॉलम बनाना चाहते हैं। ठीक है, हमने टेबल बना ली तो हम टेबल में, भाई खाली टेबल से तो काम चलेगा नहीं, तो हम लोगों ने क्या करना है, उसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है। वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और टेबल का नाम, किस में वैल्यू इंसर्ट करनी है हम लोगों ने, टेबल एम्प्लॉयज़ में। और वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज़, ये इसका एक कीवर्ड है। वैल्यूज़ लिखने के बाद सीक्वेंशियल टाइप में डेटा हम सेव करेंगे, सीक्वेंस में डेटा सेव करेंगे। तो सबसे पहले उसका नाम, मान लो मैंने नाम लिखा कोमल, ओके, और उसके बाद ब्रांच है उसकी, मान लो ब्रांच है उसकी HR। आप देखेंगे ये भी एक कैरेक्टर में डेटा है, उसे भी हमने इन्वर्टेड कोमा में लिया। और हम सैलरी देखते हैं, सैलरी हमने लिखा 67,000। ओके, हो गया, वैल्यू इंसर्ट हो गई। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं हम यहाँ पर, तो उसके लिए हम लोगों को नाम डालना है। हमने लिखा काकू, और सॉरी, कोई अच्छा सा नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखूं, माइंड में नाम ही नहीं आ रहा। अनुष्का डालें, ANUSHKA। मुझे माइंड में नाम याद नहीं आ रहे हैं, अदर वे में नहीं ले जाना है ना। और इसका मान लो मैंने मार्केटिंग डाल दिया, MKT, मार्केटिंग इसका ब्रांच है, डिपार्टमेंट है। और मान लो मैंने इसकी सैलरी डाल दी 78,000। ठीक है, ये जो भी मैं डेटा एंटर कर रही हूँ पर्सनली ना लेकर जाएं। ओके, वैल्यू मैंने इंसर्ट करा दी। अब आप एक बार देखें कि एक और वैल्यू हम इसमें इंसर्ट करा देते हैं, और वो वैल्यू मैं इसमें डालती हूँ अंश, अंश डाल देते हैं। और अंश का जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट के साथ में हम डालते हैं उसकी जो सैलरी है 80,000। एक और वैल्यू मैं ऐड कर देती हूँ, मुझे डुप्लीकेट वैल्यू भी ऐड करके आपको लोगों को बतानी है। तो सपोज़ कीजिए कि अंश नाम का एक और कोई है एम्प्लॉई, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग है, HR डिपार्टमेंट से है वो, और उसकी सैलरी जो है वो 78,000 है। ओके, तो हम लोगों ने ये 4 वैल्यूज़ इसमें इंसर्ट कर ली हैं। हम अपनी सारी वैल्यूज़ को देखने के लिए हम लगाते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो आप देखेंगे कि आपके पास पूरी टेबल आपके पास रिप्रेजेंट हो गई है। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे आज नया, हमने एक टेबल नई बना ली है, तो हम सीखेंगे कि इसमें हम लोग दूसरा ऑपरेटर कैसे लगा। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट डेटा को हटा कर देखते हैं, है ना, मतलब कि कैसे हम लोग डुप्लीकेशन को यहाँ से हटा सकते हैं। तो उसके लिए एक कीवर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड, DISTINCT। डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है जो कि डुप्लीकेसी को यहाँ से रिमूव करने का काम करता है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, मान लो एक पर्टिकुलर हम लोगों ने देखा सिर्फ नाम पर क्या हो रहा है, उस चीज़ का डुप्लीकेशन हो रहा है, तो हम नाम पर डुप्लीकेशन से लगाएंगे। हमने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINCT। ध्यान रखें जिस कॉलम पर आप डुप्लीकेसी हटाना चाहते हैं उसी कॉलम के आगे आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड रखें। फिर हमने लिखा डिस्टिंक्ट, किसके ऊपर लगाना है हमने, नेम,
फ्रॉम और टेबल का नाम EMPLOY एम्प्लॉय। तो आप देखोगे अंश जो 2 बार रिपीट हो रहा था उसकी डुप्लीकेसी हट चुकी है। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड समझ में आ गया सभी को कि जो डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है, अवॉइड करने का काम करता है। वापस से अपने पुराने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे। अब उसके बाद हम दूसरे ऑपरेटर पढ़ते हैं जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपेयर करने वाले, किन्हीं 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने वाले ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर हम पढ़ेंगे इस वीडियो में हमारी में, जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर देखो कौन कौन से होते हैं। इक्वल होता है ना, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ठीक है, इसके साथ में लेस देन इक्वल टू होता है, इसके साथ में ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखते हैं नॉट इक्वल टू का साइन होता है, ये वाला, वेट करें, जैसे आपने लगाया ये वाला साइन, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। तो ये कुछ हमारे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कंपैरिजन कराते हैं मल्टीपल कॉलम्स की डेटा वैल्यूज़ के बीच में। तो आज हम ये पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे कंपेयर कराते हैं, देखो वैल्यूज़ को हम इसमें क्वेरी बनाते हुए चलते हैं। तो आप देखेंगे, सपोज़ कीजिए कि मुझे इस टेबल में कंपैरिजन कराना है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का डेटा लेना है जिनकी सैलरी वैल्यू 79,000 है या उससे ज़्यादा है, ठीक है। मैं ये बनाना चाहती हूँ। तो मैंने लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई सारी चीज़ें देखनी है हम लोगों ने, और एट लास्ट हम कंडीशन लगाएंगे। ध्यान रखें कि हम जो भी कुछ अपने टेबल पर परफॉर्म कराते हैं, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी क्लॉज, तो वो वेयर के साथ में अकम्प्लिश होता है मोस्ट ऑफ टाइम। तो हमने लिखा एम्प्लॉय वेयर, और हम चाहते हैं सैलरी पर लगाना है ना, तो हमने लिखा वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, मतलब या तो उसकी सैलरी क्या हो, ज़्यादा हो या बराबर हो इसके 78,000 के, ठीक है। हमने ये दे दिया। तो आप देखें क्या आएगा। देखो इसमें है ना, सिर्फ किसको छोड़ देंगे हम लोगों ने एक एलिमेंट को छोड़ा है जिसकी सैलरी 67,000 है। बाकी तीनों की 78 के, हमने इक्वल साइन भी लगाया, इसलिए 78,000 वाला भी आएगा। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर ये इक्वल साइन, कौन सा इक्वल साइन, ये हटा देते हैं तो देखो क्या होगा। देखो हम लोगों ने यहाँ से इक्वल साइन हटा दिया, तो जो 78,000 वाला जो एम्प्लॉई है जिसको 78,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। दिख रहा है आप सभी को? या फिर हम इसमें इसका साइन चेंज कर देते हैं कि जिसकी वैल्यू 78,000 से क्या हो, कम हो। वेट, है ना, हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें वैल्यू चेंज कर दी। वेट अ मिनट, ठीक है। हमने बोला कि जिसकी सैलरी 78,000 से कम है उनकी वैल्यू दिखा दो। तो हमारे हिसाब से सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए जिसकी सैलरी 67,000 है ना। तो ये होता है कंपैरिजन करना। आप कंपैरिजन मल्टीपल फील्ड्स में भी कर सकते हैं। उन मल्टीपल फील्ड्स में जो कंपैरिजन होगा उसको मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ इसके साथ में आपको कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ भी समझ में आ गया होगा कि कंपैरिजन हम किस तरीके से करते हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से करते चलिए, साथ साथ में एग्जाम्पल करते चलिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करते चलिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।